गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम राजनीतिक महत्व अर्थात संस्कृत का राजनीतिक महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने आपको संस्कृत का धार्मिक महत्व एवं ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी प्रदान की थी कि हमारे जो संस्कृत साहित्य का धार्मिक महत्व किस प्रकार से सुदृढ़ एवं समृद्धशाली था और ऐतिहासिक महत्व इतिहास के संबंध में जानकारी हमें किस किस चीज़ के द्वारा मिलती है, जैसे शिलालेख, लेख, उस समय की सांस्कृतिक व्यवस्था, वहाँ के जो हमें ग्रंथ मिलते हैं, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, त्रिपिटक, बौद्धों का त्रिपिटक हुआ और जैनों का आर्ष साहित्य हुआ, बाणभट्ट की कादंबरी हुई, हर्षचरित हुआ, उधर कल्लन की राजतरंगिणी और बिल्लन की विक्रमांक देवचरित। इन जितने भी साहित्य को हम पढ़ें तो उससे हमें उनके इतिहास के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त होती है। वेद, उपनिषद, पुराण, इन सारे धार्मिक ग्रंथों को हम पढ़ें तो वहाँ की धार्मिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें आसानी से मिल जाती है। उसके बाद हम देखें राजनीतिक महत्व और व्यावसायिक महत्व। इसके बाद हम आपको व्यावसायिक महत्व के बारे में बताएंगे। राजनीतिक महत्व के बारे में देखें तो आज हमारा जो विश्व है वो तृतीय विश्व युद्ध के त्रंशपोत से दुखी है। उस तृतीय विश्व युद्ध, 2 विश्व युद्ध तो हो गए, प्रथम और द्वितीय। अब जहाँ तक जो देश के चारों ओर वातावरण हमें देखने को मिल रहा है, रोजाना की जो लड़ाई झगड़े, दंगे, एक दूसरे देश के प्रति बेमनुष्यता, कटुता, अंदरूनी घात करना, प्रत्यक्ष रूप में नहीं बताना लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सामने वाले को प्रहार करना, ये हमें तृतीय विश्व युद्ध की ओर ले जाता है। तो दूसरे देशों का हमारे देश के प्रति क्या भाव है, क्या सद्भावना है, किस प्रकार की हमारी राजनीतिक व्यवस्था है और देशों के अनुसार, और हम अब दूसरे देश को किस प्रकार से मानते हैं, तो संस्कृत में इस चीज़ का भी वर्णन या इन बातों का भी वर्णन किया गया है। ऐसी विषम परिस्थिति में संस्कृत के जो महावाक्य हैं, जो ध्येय वाक्य हैं, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारा संस्कृत का एक ध्येय वाक्य। सभी विश्व के जो लोग हैं वो हमारे भाई हैं, सभी के हों, सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारा जो ध्येय वाक्य जो विषम परिस्थितियों में वो हम आज भी कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा ही परम धर्म है, हिंसा नहीं, अहिंसा परमो धर्म है, परमो धर्म है। इस राजनीति व्यवस्था से लेकर हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसी के रूप में मानी जाती है, पूजी जाती है। जैसे वसुदेव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही हमारा कुटुंब है या परिवार है। इन स्थितियों को लेकर, इन परिस्थितियों को लेकर भारत आज भी पूरे विश्व में माना जाता है, क्योंकि हम सबको भाई मानते हैं, सबको अपना एक परिवार मानते हैं, परिवार का सदस्य मानते हैं। लेकिन राजनीतिक कटुता ऐसी आ गई, आज की स्थिति ऐसी आ गई कि हम सामने वाले को अपना सब कुछ देने को तैयार है, पर सामने वाला हमारा भीतरघात होते अर्थात आंतरिक रूप से वो हमारे ऊपर प्रहार करता जा रहा है। विश्व बंधुत्व की भावना, इन अमर वाक्य के मानव के हृदय में मानव के प्रति प्रेम उत्पन्न कर इस संसार की रक्षा कर सकते हैं। ये हमारी प्राचीन काल से चली आ रही है कि भाई, वो बहुत सारे आपने देशभक्ति गीत भी सुनोगे ना, भाई का हो भाईचारा, यही संदेश हमारा, यही है प्रेम हमारा, वो होता है ना एक। तो ये संदेश भी हमारा खूब कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, बहुत सारे लोकगीत हैं उनके माध्यम से खूब सुनाते हैं, खूब करते हैं। और आज भी यही मानते हैं कि दूसरा देश भी हमारा वसुधैव कुटुंबकम, विश्व परमो धर्म है, विश्व ही हमारा की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। ये हमारे जो अमर वाक्य है आज भी प्राचीन संस्कृति को, हमारी आज की आधुनिक संस्कृति को जीवंत रखे हुए है और हमारी राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखे है। भारतीय संस्कृति में भारतीय समाज की निष्ठा, संस्कृत भाषा से सभी को अनुराग है, जो सभी को एक सूत्र में बांधे हुए है। भारतीय संस्कृति की निष्ठा है,
जो संस्कृत भाषा के ये सूत्र हैं, अमर वाक्य हैं, ये भारत को एक सूत्र में बांधे हुए, एकता में बांधे हुए। राजनीतिक महत्व की बात में करें तो आज हम राजनीतिक स्थिति में तो इतने प्रखर, या जो आधुनिक युग की कह लें या उस समय की राजनीतिक प्रशासन की जो व्यवस्था थी, प्राचीन काल की और आधुनिक काल की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में कहें तो जो भी कार्य करते थे वो नीति से किया जाता था, अनीति से नहीं किया जाता था। कोई भी कार्य करते हैं तो जैसे किसी को उस समय की व्यवस्था थी कि कोई ने गलत कार्य कर दिया, ये कार्य कर दिया, पहले घोषणा हो जाती थी राजा महाराजा का, ये कार्य करोगे तो मृत्युदंड मिलेगा। तो मृत्युदंड वो इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत था वो सारी चीज़ें। आज की व्यवस्था और उस समय की व्यवस्था बिल्कुल विपरीत मानी गई। तो राजनीतिक व्यवस्था में जहाँ तक अहिंसा परमो धर्म है, हिंसा नहीं करना, किसी जीव के प्रति दया भाव रखना या क्षमा करके उसको छोड़ देना, यही हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान रही है और पहचान रहेगी। अहिंसा ही परमो धर्म है, अहिंसा न करना। तो राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो उस समय हमारी राजनीतिक व्यवस्था में कठोरता थी भी और लचीलापन भी था। कठोरता तो थी, कठोर तो ऐसा था कि वहाँ पर मृत्युदंड था तो मृत्युदंड ही था कि लोगों के बीच में ऐसा भय व्याप्त था कि अगर हम ये गलत कार्य कर देंगे तो लोगों के अंदर वो गलत काम था ही नहीं। वैदिक युग की बात करें तो वहाँ पर गलत काम धीरे धीरे इन युग में आए। तो राजनीतिक महत्व के ये जो अमर वाक्य हैं, ध्येय वाक्य हैं, ये हमारी संस्कृति की पहचान है और हमारी संस्कृति को बनाए हुए हैं। इसके बाद बात करें तो हम व्यावसायिक महत्व, राजनीतिक महत्व के बारे में बाद में व्यावसायिक महत्व के बारे में बात करते हैं। व्यावसायिक महत्व, व्यावसायिक महत्व की बात करें तो भारतीय समाज में व्यावसायिक दृष्टि से भी संस्कृत का महत्व रहा है। संस्कृत का महत्व व्यावसायिक दृष्टि से भी रहा है। वो कैसे? जैसे ज्योतिष, न्याय, संगीत, नाटक, जैसे ज्योतिष, न्याय, संगीत, नाटक, ज्योतिष, न्याय, संगीत, नाटक, विज्ञान, चिकित्सा, वास्तुकला, विज्ञान, चिकित्सा, वास्तुकला, विज्ञान, चिकित्सा, वास्तुकला, भूषण कला, पशु चिकित्सा, भूषण कला, पशु चिकित्सा, भूषण कला, पशु चिकित्सा आदि पर उच्च कोटि के ग्रंथ लिखें, ग्रंथ उपलब्ध हैं। आदि पर उच्च कोटि के ग्रंथ उपलब्ध हैं। आदि पर उच्च कोटि के ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिसका अध्ययन करके लोग व्यावसायिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आज भी आयुर्वेद का विशेष महत्व है। ज्योतिष, नंबर 1 ज्योतिष। ज्योतिष आज जो धार्मिक रूप से बहुत ही व्यवसाय का मुख्य केंद्र बन गया है। हमारे आधुनिक प्राचीन काल में तो था ही था, परंतु आधुनिक काल की बात करें तो ज्योतिष आज हमारे आधुनिक युग में चरम सीमा पर है। क्योंकि लोग इतने तनाव में आ गए, लोग इतने परेशानी में, इतने डिप्रेशन में, तो भाग के ज्योतिषी के पास जाते, पूछते हैं कि भाई देवो या पंडितों जो भी है, उनके गुरु है, जो भी कोई इष्ट है, तो आप बताइए कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है, क्या चीज़ है। तो उस समय की संस्कृत साहित्य में, इस संस्कृत में जो ज्योतिष का
ज्योतिष जो ग्रंथ मिले उन ग्रंथों का आज व्यवसाय के रूप में बहुत ही समुन्नतशाली है। लोग इसका व्यवसाय तक करने लगे हैं कि इसके ज्योतिष ग्रंथों के आधार पर लोगों का समाधान किया जाता है और व्यवसाय इसमें समुपलब्ध है। न्याय व्यवस्था भी देखने को मिलती है। न्याय के रूप में जो भी ग्रंथ मिले उन ग्रंथों का आज भी उपयोग में लिया जाता है। उसी प्रकार से इस प्राचीन काल की जो संस्कृति थी या जो संगीत था, उन सारे गामा पा धा नी सा, उन सबका उपयोग, उन सारे पर ग्रंथ उपलब्ध हैं और उन ग्रंथों के माध्यम से ही आज का जनजीवन इनको अपना मूल स्रोत लेते हुए, उनका अपना आध्यात्मिक लेते हुए इनकी व्यवसाय के रूप में इनका महत्व दिखाई देता है। उसी प्रकार से नाटक, उस समय रंगमंच की किसी व्यवस्था, जैसे भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की स्थापना की, नाटकों का रंगमंच किया था, पूर्वाग्रह, प्रक्षेपक, छेपक, कहाँ पर नाट्यशाला रखी जाएगी, किस प्रकार से पर्दा का अंकन होगा, कैसे कैसे हुआ था, उस समय की जो व्यवस्था थी, उन व्यवस्थाओं को आधार रूप में आज का जो रंगमंच किया जाता है वो नाटक के द्वारा लिया जाता है। तो व्यवसाय यहाँ पर भी उन्नत होता है, व्यवसाय हो गया, लोगों का व्यवसाय बन गया। इस चीज़ से भी विज्ञान के रूप में खूब चिकित्सा खूब सारी उन्नति किया उस समय की। कहते हैं ना कि आज जो क्या हमारे एरोप्लेन बन गए हैं या और भी हवाई जहाज और जो भी है हेलीकॉप्टर, तो उस समय की व्यवस्था में दिखाते हैं ना, अपन केवल चलचित्रों के माध्यम से ही तो देखा है अपन ने, या रामायण जी में भी पढ़ा है। जैसे रावण जब आता है कौन सा विमान लेकर, पुष्पक विमान लेकर, तो इसको देखे विज्ञान को, तो उस समय भी विज्ञान थी ना, हमारी विज्ञान तो थी ना, उन्होंने भी तो प्रयोग किया था। यहाँ बिना इंजन तेल जो भी किसी से चलता है ईंधन से, उस समय वो किस प्रकार से चलता था, तो विज्ञान ने कुछ उनसे स्रोत तो लिए होंगे। चिकित्सा के युग में आज हमारा जो आधुनिक शल्य चिकित्सा वगैरह है या आयुर्वेद आज भी उपलब्ध है। आयुर्वेद के लिए लोग आज भी ये कार्य करते हैं। बाबा रामदेव का आपने ना पतंजलि नाम से जो खुला है, खूब आराम से सुना होगा, देखते होंगे और लेते भी होंगे उनसे। ऐसा कोई नहीं जो रामदेव से अछूता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद के रूप में भी व्यवसाय अच्छे से चलता है। उसी तरह वास्तुकला, वास्तुकला का कैसे आपने गृह निर्माण किया, गृह पहले कौन था, वो थे वो शिल्पी, मंडन थे, कौन थे वो, मंडन थे वो, शिल्पी थे वो तो, पर वास्तुकला का जो निर्माण था उसकी वास्तुकला के आज भी ग्रंथ उपलब्ध हैं। उन वास्तु के द्वारा हम जब गृह का निर्माण करते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो देखते हैं कि वास्तु दोष तो नहीं है, किस प्रकार से हमें घर का निर्माण करना, कहाँ पर किचन देनी है, कहाँ पर हमें रूम बनाने, कहाँ पर डाइनिंग रूम, कहाँ पर ड्रेसिंग, वो सारे जो रूम हैं उनकी व्यवस्था, कौन सी दिशा में हमें मंदिर रखना है, ईशान कौन दिशा कौन सी अच्छी है, पूर्व पश्चिम उत्तर, तो ये वास्तुकला भी व्यवसाय के रूप में समुन्नत हुई है। भूषण कला, पशु चिकित्सा की भी ग्रंथ, उच्च कोटि के ग्रंथ मिलते हैं। तो व्यवसाय के रूप में देखा जाए तो भारतीय समाज में व्यावसायिक दृष्टि से भी संस्कृत का महत्व देखने को मिलता है। चिकित्सा के क्षेत्र में आज भी आयुर्वेद विशेष महत्व रखता है। कौन सा आयुर्वेद, आयुर्वेद के आप सारी चीज़ें खरीदते होंगे, लेते होंगे और मानते भी होंगे कि जो हमारी एलोपैथिक जो दवाई हैं जो हम लेते हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ जिन्हें आप कहते हो देसी भाषा में अंग्रेजी दवाइयाँ, वो अंग्रेजी दवाइयाँ आपको तुरंत रिलीफ कर देती है, पर वो आपकी बीमारी को जड़ से नहीं काटती है। वो आपकी जो बीमारी होती है उसको दबा देती है, फिर बार बार आप बीमार क्यों पड़ते हो, वो बार बार वो उभर के आ जाती है। पर आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है, आयुर्वेद के जो दवाई आप लेते हो, उससे आप एक साथ सही नहीं होगे, जल्दी भी सही नहीं होगे, टाइम लगता है, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, हो सकता है साल, 2 साल, परंतु जो भी बीमारी है उसको आप जड़ से समूल नष्ट से रूप से वो नष्ट कर देती है। तो इस रूप से देखा जाए, अगर भारतीय संस्कृति की बात करें तो व्यावसायिक दृष्टि से भी संस्कृत का बहुत ही महत्व रखा है। तो hमारा राजनीतिक महत्व हो गया, व्यावसायिक महत्व हो गया, इसके बाद हम बतलाएंगे आपको नैतिक महत्व। नैतिक महत्व
नैतिक महत्व। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, हितोपदेश। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, हितोपदेश। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, हितोपदेश, काव्य ग्रंथ, नाटक आदि भी। काव्य ग्रंथ, नाटक आदि भी। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, हितोपदेश, काव्य ग्रंथ, नाटक आदि सभी संस्कृत रचनाएं नैतिक मूल्यों के आधार पर रची गई हैं। नैतिक संस्कृत रचनाएं नैतिक मूल्यों के आधार पर रची गई हैं। क्या? वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, हितोपदेश, काव्य ग्रंथ और नाटक, ये जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी संस्कृत की रचनाएं, वो सारी की सारी नैतिक मूल्य के आधार पर रची गई हैं। इनसे हमें नैतिक मूल्यों के बारे में पता चलता है। संस्कृत साहित्य में सदाचरण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सदाचरण को संस्कृत साहित्य में सदाचरण को सर्वोत्तम माना गया है। सर्वोत्तम माना गया है। जैसे आचारो परमो धर्मे, आचारो परमो धर्म है। सद आचरण, अच्छा आचरण, सुशिष्ट आचरण, आचारो परमो धर्मे, परोपकाराय सताम विभूते। संस्कृत जानते होते, परोपकाराय नीति शतक, नीति के रूप में जो भर्तरी की जो काव्य ग्रंथ है, देखा होगा आपने। परोपकाराय सताम विभूतये, सज्जनों की जो, या सज्जनों की कह लीजिए या ऋषि मुनियों की कह लीजिए, जो तपस्या है, जो विभूति है, वो परोपकार के लिए ही मानी गई है। तो सद आचरण है, सदाचरण ही हमारा परम धर्म है। परोपकार सज्जनों के द्वारा, सर्वे भवन्तु सुखिनः निरामया, ये आदि मानव चरित्र के नैतिक मूल्यों की अनमोल रत्न राशियां हैं। आचारो परमो धर्मे, परोपकाराय सतम विभूति, वसुदेव कुटुम्बकम, सर्वे भवन्तु सुखमय, सर्वे सन्तु निरामया। वसुदेव कुटुम्बकम, विश्व परमो धर्मे। जितनी भी नैतिक जो रचनाएं है, नैतिक जो मूल है, वो सारी जो रचनाएं किसके आधार पर है? संस्कृत ग्रंथों में ही बतलाई गई है। इसी के द्वारा हम आधुनिक युग में जो नैतिकता का मूल्य बतलाते, बालक को नैतिकता का पाठ पढ़ाते, वो इन्हीं काव्य ग्रंथों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। वेद ग्रंथों में नैतिकता के बारे में क्या कहा, पुराणों में क्या, रामायण में किस प्रकार से हमें बड़ों का आचरण करना चाहिए। जैसे आपने रामायण में देखा होगा, अगर दशरथ के एक वचन के कारण, दशरथ के मना करने पर भी राम कहाँ गया था? उसने अपनी रानी को क्या दिया था? वचन दिया कि हाँ, वो उन्होंने कहा नहीं, कि वचन ले लिया कि मैं इस करूँगी। तो दशरथ जी ने तो राम को कहा भी नहीं कि तुम जाओ, उसने कहा रुक जाओ, परंतु ना, ये क्या था? ये नैतिक मूल्य थे। पिता का जो कर्तव्य था कि उसके पिता ने जो अपनी रानी को वचन दिया है, उस वचन का वो पालन, तो नैतिक मूल्य के अंतर्गत ही तो आता है। महाभारत काल में उसी तरह पंचतंत्र हितोपदेश में देखा जाए तो नैतिक शास्त्र की अनमोल रत्न की संस्कृत साहित्य में राशियां देखने को मिलती हैं। संस्कृत में व्यापक आचार शास्त्र है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। व्यापक क्या है? आचार शास्त्र।
संस्कृत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जीवन के मूल रूप में या जीवन के उत्कृष्ट जीवन के 4 पुरुषार्थ बतलाए गए हैं। पहला होगा हमारा धर्म, धर्म ही हमारा पहला कर्तव्य है। अर्थ, अर्थ की व्यवस्था करना लास्ट, फिर काम, काम वासना पे इतना ध्यान नहीं है जितना मोक्ष, लास्ट का जो हमारा अंतिम जो पुरुषार्थ है वो क्या है, मोक्ष की ओर इंगित करता है, मोक्ष को ही माना गया है। तो जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं वो संस्कृत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। संस्कृत साहित्य में इनका विशद विवेचन है। मां हिंसा सर्वभूतानि वसुदेव कुटुंबकम आदि उपदेश संस्कृत साहित्य के माने गए हैं। तो हम नैतिक शिक्षा की या नैतिक महत्व की बात करें तो संस्कृत में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत इन ग्रंथों में हमें नैतिक मूल्यों के बारे में पता चलता है। उसी के आधार पर आज हम बच्चों को जो भी शिक्षा देते हैं, जो भी बात हम बच्चों से करते हैं, तो कहते हैं ना बेटा आप कोई आए तो उनका आदर सत्कार करिए, नमस्कार कीजिए, बड़े हों तो उनका पैर छू के उनका आशीर्वाद लीजिए, बैठाइए, पानी के चाय पानी जो भी आपकी व्यवस्था हो उस प्रकार से उनसे। छोटे से बालकों को ये अनुकरण के द्वारा हम सिखाते हैं कि आपको बड़ों का आचरण किस प्रकार से, आप बड़ों के साथ कैसे बोलना है, आपको किस प्रकार से आचरण करना है। घर से बाहर जाओगे तो आप घर से बाहर जाओगे तो किस प्रकार से आपको रहना, अनुशासन के रूप में रहना, अपने नैतिक मूल्यों को सोचते हुए, अपने परिवार को देखते हुए आपको इस प्रकार से वहाँ पर अपने आप को दिखाना है कि हम कितने अच्छे बालक हैं। तो बालकों को छोटे छोटे रूप में हम शुरू से ही बताते थे, किसी को मारते नहीं हैं, किसी को डांटते नहीं हैं, तेज नहीं बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमें इन ग्रंथों के माध्यम से पता चली है। जो आज हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, अपने बालकों को सिखाते हैं, वो सारी चीज़ों का अध्ययन हमने इन ग्रंथों के माध्यम से ही किया है। तो देखा जाए तो नैतिकता का जो महत्व है वो भी संस्कृत साहित्य में अर्थात संस्कृत के रूप में बहुत ही अथाह एवं भंडार के रूप में मिलता है। इसके बाद हम देखा जाए तो वैज्ञानिक महत्व, वैज्ञानिक महत्व, विज्ञान का क्या महत्व रहा है। वैज्ञानिक महत्व तो संस्कृत में बहुत ही अथाह भंडार के रूप में, जैसे बराहमिहिर, आर्यभट्ट, ये जो आपने नाम सुने होंगे, इनकी जो आज भी बुक्स हैं, उन बुक्सों के माध्यम से आप पता चल जाता है कि उस समय की हमारी वैज्ञानिक व्यवस्था है किस प्रकार की है। वैज्ञानिक महत्व, वैज्ञानिक महत्व। संस्कृत भाषा में विज्ञान के विभिन्न विषयों पर उत्कृष्ट ग्रंथ उपलब्ध है। संस्कृत में भूगोल और खगोल पर आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम प्रमाणिक ग्रंथ है। संस्कृत में भूगोल, संस्कृत में भूगोल और खगोल, भूगोल और खगोल पर आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम प्रमाणिक ग्रंथ है जो आज उपलब्ध है। तो मैंने कहा ना वैज्ञानिक रूप से अगर देखें तो संस्कृत साहित्य के संस्कृत में अथाह भंडार मिलता है। विज्ञान ने कितनी महत्वता ली है, विज्ञान ने कितनी ऊंचाई और कितनी शिखर को छुआ है वो संस्कृत में देखने को मिलता है। ये आर्यभट्ट है वो प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम ग्रहण की भविष्यवाणी करने की पद्धति पर बोध कराया। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम सर्वप्रथम क्या बतलाया है? ग्रहण की भविष्यवाणी का बोध कराया।
जो हम आधुनिक काल में देखते आए हैं, आधुनिक काल में अब भी देखते हैं, कहते हैं ना सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, वो किसकी देन है? आर्यभट्ट की। जो कब था? संस्कृत के समय में। संस्कृत के जो ग्रंथ हैं, खगोल शास्त्र और भूगोल शास्त्र के ऊपर उनका जो आर्यभट्टियम ग्रंथ है, संस्कृत का जो ग्रंथ है, वो अपनी वैज्ञानिक महत्वता को लिए आज भी आधुनिक युग में है। उसके बाद में बतलाएं, ब्राह्मण ने ज्योतिष पर सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की। ब्राह्मणी का क्या है? बराहमिहिर का ज्योतिष पर, किस पर? ज्योतिष पर सूर्य सिद्धांत, क्या है? सूर्य सिद्धांत की रचना की। किसने? ब्राह्मण ने ज्योतिष पर सूर्य सिद्धांत की रचना की। उसी प्रकार से भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि नामक ज्योतिष ग्रंथ लिखा। भास्कराचार्य ने कौन सी है? सिद्धांत शिरोमणि किस पर है? ये भी ज्योतिष शास्त्र पर है, ज्योतिष ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? ज्योतिष ग्रंथ है। तो उस समय की वैज्ञानिक महत्वता को लिए हम देखें तो उस समय आर्यभट्ट, बराहमिहिर, भास्कराचार्य, इन सब ने ही उस समय की वैज्ञानिक जो व्यवस्था है, किस प्रकार से सूर्य का आना, ग्रहण पड़ना, चंद्र ग्रहण होना, ज्योतिष का जो कार्य है, उस समय की वैज्ञानिक व्यवस्था में देखने को मिलता है, या उस समय के विभिन्न विषयों पर उपलब्ध जो ग्रंथ है आज हमें दिखाई देते हैं। विज्ञान संबंधी ग्रंथों में भी संस्कृत भाषा किसी भाषा से कम नहीं है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में चरक, बागभट्ट, भावमित्र के नाम विशेष हैं। चिकित्सा शास्त्र के रूप में मैंने कहा नहीं, चिकित्सा शास्त्र में मूल रूप से तो क्या माना जाता है? चरक, बागभट्ट और वावभट्ट। इस मूल रूप में चरक जो शल्य चिकित्सा का किया जाता है, उस समय चरक की सुश्रुत संहिता, इनकी जो भुक्ति जो ग्रंथ मिलते हैं वो कौन सा मिलता है? सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के बारे में बतलाया गया है। और बतलाते हैं इसमें रसायन विज्ञान पर नागार्जुन का रस रत्नाकर ग्रंथ प्रसिद्ध है। रसायन विज्ञान पर भी, कौन से पर? केमिस्ट्री जिसे बोलते हो आप, रसायन विज्ञान पर किसका? रसायन विज्ञान पर नागार्जुन का रस सिद्धांत, रस रत्नाकर, नागार्जुन का रस रत्नाकर ग्रंथ उपलब्ध है, जो किस पर है? रसायन विज्ञान के बारे में बतलाता है। वो कौन है? नागार्जुन। ये भी संस्कृत भाषा में ही है। तो विज्ञान उस समय भी था, उस समय भी उपलब्ध विज्ञान की बातें थी, जिसमें से आशवों की विधियों का वर्णन है। आशव विधि जो आज आप पढ़ते हो और पढ़ाते हो, वो कौन सी? रसायन विज्ञान में आशव विधि का प्रयोग किया गया। किसने? नागार्जुन ने। गणित और रेखा गणित में भी आज जितनी भी प्रमेय हैं, उनमें अधिकांश प्रमेयों का उत्पत्ति बोधायन के सूत्र में मिली है। गणित में और रेखा गणित में, किसमें? गणित और रेखा गणित में बोधायन की जितनी भी आप प्रमेयों का यूज लेते हो, प्रमेय को, सिद्धांत को समझाते हो, वो बोधायन के सूत्र में आज भी उपलब्ध है। बोधायन ने उन प्रमेयों को सिद्ध किया है। तो ये भी संस्कृत भाषा के रूप में परिणत है। त्रिभुज का सर्वप्रथम प्रयोग ज्ञान सूत्र सिद्धांत नामक ग्रंथ में हुआ। त्रिभुज का, किसका? त्रिभुज का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें? ज्ञान सूत्र नामक ग्रंथ में किया था। प्रमेयों का भी किया था, गणित और रसायन के जो थे, किसमें? प्रमेयों का भी किया था। किसने? बोधायन के सूत्रों में मिलता है अधिकांश प्रमेयों का निर्माण। उसी प्रकार से त्रिभुज का ज्ञान सूत्र सिद्धांत नामक ग्रंथ में मिलता है। त्रिभुज सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ज्ञान सूत्र सिद्धांत में। दशमलव और शून्य की कल्पना भारतीय गणित की देन है। दशमलव
और शून्य की परिकल्पना किसकी है? भारतीय की देन है। जो हमारी दशमलव आय प्रणाली आई है, शून्य की प्रणाली है, वो किसकी देन है? भारतीयों की ही देन है। भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, श्रीपति जैसे संस्कृत के विद्वानों ने बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त और श्रीगुप्त ने वैज्ञानिक महत्व को, आपने त्रिभुज का वो शून्य का जो दिया था ना, वो आपने एक गाना सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया की गिनती सिखलाई। तो शून्य का जो सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? भारत की ही देन मानी जाती है। तो आशा करती हूँ आज को ये वैज्ञानिक महत्व, अभी कुछ और इसमें बिंदु रह गए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बतलाएंगे। आज का जो है आपका राजनीतिक, व्यावसायिक और वैज्ञानिक महत्व, नैतिक महत्व आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और आपको इसको क्लासिफिकेशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।